ये है सैमसंग का S24 और ये है सैमसंग का S24 FE, मतलब फैन एडिशन। हर सैमसंग के फ्लैगशिप फोन के कुछ फैन एडिशंस आते हैं जिनका प्राइस ऑलमोस्ट आधा होता है। ये 74,000 का नॉर्मली होता है और ये 40,000 के आसपास होता है। अभी जब सेल हुई थी तो डिफरेंस बहुत कम हुआ था, ये 40,000 में मिल रहा था और ये 30,000 में। अब ये फैन एडिशन की खासियत ये होती है कि भाई सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल फोन कर सकता है, एक फ्लैगशिप फोन कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम दाम में आता है। थोड़ी बहुत प्राइस कटिंग होती है, कॉस्ट कटिंग होती है, जिसकी हम बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वर्थ इट है आधे पैसों में इसको खरीद लेना या फिर आपको एक फ्लैगशिप फोन पर जाना चाहिए। वैसे अगर आपको बहुत ज्यादा काम होता है और बहुत ज्यादा हैवी ऑपरेशंस करने होते हैं तो शायद आप इस पे जा सकते हैं, बट आज की वीडियो में हम इन दोनों का अंतर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की ही बात करेंगे जिससे क्लैरिटी मिलेगी कि भाई क्या फर्क है। तो आप देख रहे हो दोनों फोन, इतना अंतर है। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से रखूं कि भाई साइज कितने बड़े हैं तो आप देख सकते हो इतना अंतर है। 6.2 इंचेस का स्क्रीन होता है, 6.7 इंचेस का स्क्रीन होता है, 213 ग्राम का वेट होता है, 167 ग्राम का वेट होता है और ये शायद सबसे हल्के फोन्स में से आते हैं। जो 167 ग्राम इज सच में बहुत ज्यादा कम। और थिकनेस की बात करोगे तो 7.6 mm, 8 mm, तो इस तरीके का फर्क है। आप बोलोगे साइज बड़ा है तो बैटरी का भी फर्क होगा, बिल्कुल फर्क है। क्या है वो बता देता हूं। 4000 mAh की बैटरी है, 4700 mAh की बैटरी है। अगर ओवरऑल बात करोगे तो भाई हाँ, S24 प्रीमियम दिखता है क्योंकि जो पीछे ग्लास लगा हुआ है वो मैट फिनिश के साथ आता है। यहां पर आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है और साइज बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, ये थोड़ा सा अलग लग सकता है, अजीब नहीं कह सकते हैं। बाकी दोनों का कलर सिमिलर है तो आप गेस करो ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जा रहा है, ये ग्रे है। ये जो ग्लास है दिखता बहुत ज्यादा अच्छा है, ये कैमरा प्लेसिंग बहुत ज्यादा बड़ी, लेकिन थोड़ा सा साइज बड़ा होने की वजह से अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। अगर आप इसको लेके चला रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ट्रिपल कैमरा सेटअप दोनों के अंदर मिलता है। जब कैमरा की बात आएगी तो हम इनकी बात करेंगे। सामने की तरफ से अगर आप बेजल देखोगे तो इसमें हल्की फुल्की सी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं। मतलब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस जो पंच होल कैमरा है वो इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई देगा, इसके अंदर बहुत ही छोटा सा दिया गया है, बट फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन ओवरऑल इसकी बड़ी है। बटन्स की बात करोगे तो बटन्स की प्लेसिंग सिमिलर है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर्स और लॉक की मिल जाती है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आपको सिम डालनी है तो FE के अंदर आपको ऊपर से डालनी पड़ेगी और नॉर्मल के अंदर आपको नीचे से डालनी पड़ेगी। बाकी फील दोनों के अंदर आता है कि आपने एक प्रीमियम फोन पकड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग के फोन से तो डिस्प्ले की। दोनों के अंदर आपको कलर और एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं। FE के अंदर आपको 16 मिलियन कलर्स मिलेंगे, जबकि इसके अंदर आपको 1 TB कलर्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डायनामिक एमोलेड 2x है, तो यहाँ पर 1 TB कलर्स, मतलब इसके ऊपर अगर आप कोई भी मीडिया देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। इवन ये वीडियो भी आपको इसके अंदर ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। छोटे मोटे कलर्स बहुत अच्छे से होंगे, इसमें वो चीज नहीं मिलेगी। हालांकि अब ये नहीं कह सकते, जितने भी इस प्राइस बजट के फोन देखेंगे आप सभी के अंदर आपको 16 मिलियन कलर्स मिलेंगे और आपको बहुत ही कीन आई चाहिए, एकदम टकी वाली आई चाहिए कि आप वो फर्क देख पाओ, वरना इतना पता नहीं चलता है। जब आप बहुत हाई क्वालिटी जैसे कि HDR10 HDR10 प्लस में कुछ देख रहे हैं तब पता चलता है कि हाँ कुछ तो फर्क है, बट अंटिल यू डोंट नो कि भाई कैसा दिखता है एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी, आपको वो फर्क पता नहीं चलेगा। इस पे 385 ppi है रिजोल्यूशन और इसके अंदर 416 ppi रिजोल्यूशन है। ऑब्वियसली कलर ज्यादा इसके S24 के ऊपर है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो क्या है तो भाई इसका 90.9% है, इसका 88% है। बोला था हल्के फुल्के बेजल्स और कैमरा थोड़ा सा बड़ा होने के इसमें थोड़ा सा रेशो कम होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी पीक ब्राइटनेस, FE की पीक ब्राइटनेस जो है 19 निट्स की है। पीक ब्राइटनेस मतलब नॉर्मली इतना पीक नहीं करेगा, लेकिन जब आप आउटडोर्स रहेंगे कभी जरूरत पड़ेगी तो उतना ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। इस पे आपको 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। और अगर आप देखेंगे दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे, धूप में खड़े होकर देखेंगे तो दोनों में ही आपको रीडेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट रीडेबिलिटी आपको दोनों मिल जाएगी। 2600 निट्स पीक करेगा, बट हाँ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बस ये है कि आपने स्क्रीन गार्ड सही डलवाया हो। मैं हमेशा लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप स्क्रीन गार्ड अगर आपने बहुत बेकार वाला डलवा लिया है, सस्ता नहीं बोलूंगा, बस बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, अगर आपने कोई भी बिना देखे समझे डलवा लिया है तो हो सकता है कि आपको क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखे, फिर आप बोलोगे ग्लेयर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा स्क्रीन गार्ड डालो, तकलीफ नहीं जाएगी। दोनों के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन आ जाता है, मतलब फोन गिर जाए या कुछ हो जाए तो टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और बड़े बड़े जो चाबी वगैरह के साथ रखोगे तो स्क्रैचेस पड़ने की संभावना कम होती है, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि पैंट अगर टाइट है तो चाबी इसका स्क्रीन फोड़ देगी। तो ये हो गया डिस्प्ले। आप स्क्रीन पर देख चुके हैं कि दोनों के स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रोसेसिंग पे चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस यही क्रिएट होता है फैन एडिशन और एक फ्लैगशिप में। दोनों फोन के बेसिक मॉडल अगर आप लोगे तो 8GB रैम आपको मिलेगी, दोनों के स्टोरेज भी 128GB के आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप स्टोरेज की बात कर ही रहे 128GB की, तो आपको बता दूं अगर आप बेसिक वेरिएंट लेते हो तो हम सिर्फ 128GB ट्रेड नहीं कर रहे होते। हम क्या ट्रेड करते हैं, 128GB का जो स्टोरेज होगा वो UFS 3.1 के साथ आता है, विच इज स्लोअर देन UFS 4.0। और अगर आप 256GB लेते हो दोनों फोन्स के अंदर तो आपको वहां पर UFS 4 का स्टोरेज मिलता है, जो कि आपको फाइल ट्रांसफर में थोड़ी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो मैं बोलूंगा 3-4-5 हज़ार रुपये बढ़ा करके अगर वो स्टोरेज मिलता है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं 5 हज़ार रुपये उस पर लगाऊंगा तो चलो पैसे बचा लेता हूं, और मैं क्या करता हूं
एक हार्ड डिस्क खरीद लूंगा या SSD खरीद लूंगा एक्सटर्नल वाली, वो लग जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टोरेज टाइप थोड़ा सा स्लोअर वाला मिलेगा अगर आप बेसिक वेरिएंट लेते हो, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रोसेसर की। FE के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक्सिनॉस का 2400E ले सकते हैं प्रोसेसर, इसमें स्नैपड्रैगन नहीं आता। S24 में पहले सिर्फ एक्सिनॉस था, लेकिन अब आप स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर ले सकते हैं। तो 8 Gen 3 के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सेल में जब आया था तो बहुत मज़ा आया। परफॉर्मेंस अलग लेवल की हो जाती है, कैमरा अलग लेवल का हो जाता है, बैटरी हीटअप नहीं होती है, बैटरी ज़्यादा देर चलने लग जाती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बेटर होता है। अभी इसमें आपको भले ही एक्सिनॉस लेकिन डेका कोर प्रोसेसर दिया जाता है, जिसकी वजह से 10 कोर होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। ये वाले के अंदर आपको ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रोसेसिंग की अगर बात करोगे तो मैं बोलूँगा ये आधा है इसके काम से। अगर मल्टीटास्किंग इस पे आप कर रहे हो और इस पे आप कर रहे हैं तो आपको लैग दोनों पर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ये वो चीज़ कर लेगा, पर इतना सीमलेसली नहीं कर पाएगा। कैमरे की बात करोगे तो ये तुरंत पोस्ट प्रोसेसिंग करके निकाल देगा, इसको शायद 1 सेकंड का समय लग सकता है। इसमें जीपीयू है Xclipse 940 और इसके अंदर एड्रेनो का जीपीयू आता है। तो अगर आप गेमिंग की भी बात करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा और इसके अंदर आपको उससे कम मिलेगा। लेकिन बात क्या होती है, 30,000 रुपये और नॉर्मली 40,000 रुपीज़ आप इस पर खर्च करते हैं तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप कोई लैगी फ़ोन चला रहे हैं। बिल्कुल भी लैग नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको शायद लगेगा कि हाँ, फ़ोन थोड़ा-सा कम पड़ गया, जो इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हमारी यूसेज को देखें तो हम उतने पीक पर कभी जाते ही नहीं हैं, जब हमें वो चीज़ लगे। हाँ, जब AI फीचर्स की बात करते हैं तो जो ये कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। मतलब नॉर्मल और FE दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन स्पीड का फ़र्क होगा, टाइमिंग का फ़र्क होगा। ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर लेगा, थोड़ा-सा स्लो करेगा। और क्योंकि एक्सिनॉस प्रोसेसर इसके अंदर है, FE के अंदर है, तो हल्का-फुल्का हीटिंग इश्यू आपको देखने मिलेगा अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हैं तो। अब हीटिंग होती है, इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि अगर आपने 1.5 घंटे, 2 घंटे लगातार गेमिंग करी, तो जो हीटअप हुआ है फ़ोन, उसकी वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। स्नैपड्रैगन वहाँ पर थोड़ा-सा काम करता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनिशियली दोनों एक सेम स्पीड पर निकल रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। अब एक और चीज़ याद रखना है कि अगर आप इसको प्रॉपरली कूलर वगैरह लगा करके ठंडा करते हैं, सामने अगर पंखा वगैरह लगा है और एम्बिएंट टेम्परेचर आपका लो है और फ़ोन गर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट है, तो फिर प्रॉब्लम कम आएगी। अब बात करते हैं कैमरास की। देखो यार, पीक परफॉर्मेंस दोनों का 8K 30 FPS पर निकलता है। 8K 30 FPS दोनों ही फ़ोन्स में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन सैमसंग ने दिया है। हालाँकि मुझे नहीं पता, अगर आप लोग करते हैं तो आप ज़रूर बताइए। 4K 60 FPS इज़ लिमिट की जहाँ पर मतलब मज़ा आ जाता है। 8K पे मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। अब कैमरास की बात करें तो आपको FE के अंदर 3 कैमरा सेटअप मिलता है। 50 MP का कैमरा मिलेगा वाइड एंगल, जिसका अपर्चर 1.8 तक जाएगा, जो बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट्स निकाल सकता है, आपको अच्छा खासा ब्लर दे देगा। दूसरा है 8 MP का टेलीफोटो लेंस, जिसका अपर्चर 2.4 का है, यहाँ पर भी आपको अच्छी क्वालिटी देखने मिलेगी। और तीसरा है 12 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, जिसका अपर्चर 2.2 है और अल्ट्रा वाइड में दोनों ही फोन 0.6 तक कर पाते हैं। और आपको क्वालिटी भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा कैमरे की। अभी पहले हम इसका स्पेसिफिकेशन जान लें। अगर आप सैमसंग S24 की बात करोगे तो 50 MP का वही 1.8 वाला, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है तो वाइड एंगल आपको बेटर इमेजेस निकाल के देता है। 10 MP का टेलीफोटो मिलता है, जो कि जिसका अपर्चर 2.4 है, और 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक टेलीफोटो लेंस का फर्क है। जब आप जूम करना चाहते हैं वहां पर आपको फर्क दिखाई देता है। दोनों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आते हैं, तो वीडियो वगैरह बनाने के लिए या फिर सुपर स्टीडी में शूट करने के लिए तकलीफ नहीं जाएगी। पोर्ट्रेट वीडियो निकालना है, पोर्ट्रेट फोटो निकालना है, या फिर HDR पैनोरामा लेना, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बिक्सबी विजन भी मिल जाएगा। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो 10 MP का बड़ा पंच होल कैमरा आपको FE के अंदर मिल जाता है, जिसमें 2.4 का अपर्चर है, और 12 MP का 2.2 अपर्चर के साथ आपको सैमसंग S24 के अंदर मिल जाता है। अब हम इसकी कैमरा क्वालिटी देखते हैं। फोटोज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियोज़ आप देख सकते हो कि किस तरीके से है। फिर आप मुझे कमेंट बताइए कि आपको कैमरा दोनों में से कैसा लगा। और हाँ, फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो भी 4K 60 FPS तक दोनों फ़ोन कर पाते हैं। अब एक चीज़ बहुत मुद्दे की आती है, वो ये कि भाई दोनों का साउंड आउटपुट कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेडफोन्स इस्तेमाल नहीं करते मेरी तरह और इनके साउंड पर अगर आप डिपेंडेंट है, तो दोनों के अंदर आपको स्टीरियो साउंड मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो S24 बहुत ज़्यादा अच्छी देता है इंस्टेड ऑफ S24 FE। अब ऐसा नहीं कि ये लाउड नहीं है, लाउड है, साउंड क्वालिटी है और बहुत क्रिस्प है, 40,000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर जब S24 से कंपेयर करोगे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर याद रखिए। अब अगर आप इन्हें खरीदते हैं तो आपको Android 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। One UI 7 का सपोर्ट दोनों के अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि भाई दोनों फ़ोन में ज़्यादा रिलायबल कौन सा है। मेरे हिसाब से दोनों रिलायबल हैं। मैं अगर 40,000 रुपये खर्च करूंगा तो मैं अगले 5-6 साल आराम से सोचूंगा कि भाई मुझे रिप्लेस नहीं करना है। और
2031 तक का या एंड्रॉयड 21 तक का जो है प्रॉमिस तो खुद ही गूगल ने किया हुआ है, सैमसंग ने किया हुआ है कि तब तक के अपडेट्स मिलेंगे। प्रॉमिस नहीं कह सकते बट ये बताया जाता है कि इतना अपडेट्स मिलेंगे, तो मैं खुश हूँ इसके साथ। वन यूआई के अपडेट्स थोड़े से स्लोअर हो जाते हैं, ये मैंने देखा है एफई फोन्स के साथ, एफई 20 भी यूज़ किया था मैंने, तो वन यूआई थोड़ा डिलेड आता है, थोड़ी अपडेट्स डिले हो सकती है, लेकिन आपको मिलेंगी आगे चल के और आप इस पे काम कर पाएंगे। तो दोनों फोन्स लगभग सेम समय पर रिटायर होने वाले हैं। अब बैटरी की बात करूं तो दोनों फोन के अंदर बैटरी बता चुका हूं, इसके अंदर 47 mAh की मिलती है, इसमें 4000 mAh की मिलती है, लेकिन दोनों के अंदर फास्ट चार्जिंग 25 वॉट की ही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 120 वाट चार्जिंग, 65 वाट चार्जिंग, 100 वाट चार्जिंग, लेकिन ये फ़ोन्स भी आधे घंटे पौन घंटे के अंदर फुल चार्ज होने की कैपेसिटी रखते हैं 25 वाट के साथ, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी छोटी है, लेकिन अच्छा प्रोसेसिंग होने की वजह से, प्रोसेसर साइज़ छोटा होने की वजह से, बैटरी कंजम्पशन बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए करने की वजह से यहाँ पर बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है, 2-2 दिन आपको स्टैंड बाय पर फ़ोन मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि दोनों फ़ोन्स में 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है और आप रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दे सकते हैं, अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं इनकी पीठ पे रख के, यहाँ पर रख करके 4.5 वॉट से। तो दूसरे फ़ोन को तो बहुत स्लोली चार्ज करेंगे, लेकिन एक काम कर देंगे आपके लिए कि आपके पास हेडफोन्स है या वॉच है तो उसको आराम से चार्ज कर देंगे। अब भाई ये है इन दोनों फ़ोन्स में फ़र्क। मेरे हिसाब से अगर मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन हैवी गेमिंग नहीं करता, बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, तो मेरे लिए एफई है। मुझे ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल ये फ़ोन बहुत ही अच्छी डील जैसे कि अभी मिल रहा था 40,000 के अंदर मिल जाए, वरना मैं एफई के साथ जाना चाहूँगा। एक ही चीज़ जो है परेशान कर सकती है मुझे, इसका साइज़, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, जो मुझे इतना बड़ा फ़ोन पसंद नहीं है, तो फिर मैं साइज़ के फैक्टर के हिसाब से ये दे सकता हूँ। अगर मैं हैवी गेमिंग करता हूँ या फिर मैं वीडियोग्राफी करता हूँ या फिर मुझे आउटडोर जाना पसंद है, मैं रील्स बनाना चाहता हूँ, सारे काम एफई कर देगा। अब आपको इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।